राधा चली पनघट पर भोर भयो सो लागे। ब्रजभूमि से इतना लगाव हो गया है कि बार बार आने को मन करता है। इतना सुंदर स्वरूप राधा जी का मुझे मिला और उनके श्रृंगार भी थे, सब कुछ था। उनके पाँव भी जो लाल जो होते, जो महावर लगा हुआ, हाँ वो लगा हुआ था। ये ठाकुर जी की ही लीला थी। जहाँ पे कृष्ण विराजमान है वहाँ अगर जाने से जो एनर्जी होती है ना, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। तो वो शायद वो एनर्जी मुझे यहाँ से इतनी मिलती है मेरे काम करने के लिए, इसलिए मुझे बार बार यहाँ आने को मन करता है। तो करीब 32 साल में मैंने करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को हेल्प किया होगा। WHO में हमारा जोश भाई उन्होंने एक फोरम शुरू किया है, वर्ल्ड हियरिंग फोरम। वर्ल्ड हियरिंग फोरम का एक हिस्सा है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रजभूमि में दूर दूर से भक्त आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिनको देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। अगर कहें तो मदर इंडिया से कहना कम भी नहीं होगा। आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम क्या है? देवांगी दलाल। देवांगी जी, अगर हम बात करें, अब इस वक्त हम ब्रजभूमि में हैं, तो आपको ब्रजभूमि से कैसे लगाव हुआ? मेरा जन्म एक वैष्णव धर्म में हुआ है। मेरे माता पिता घर में सेवा करते थे और काफ़ी समय जब भी छुट्टियां मिलती थी, जब हम छोटे थे, तो हमें ब्रज में नाथद्वारा सब जगह लेके जाते थे। तो घर में एक माहौल था भगवान के लिए प्रार्थना करना, एकादशी करना और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो तो जीवन आसान हो जाता है। मेरी मम्मी जो थी वो काफ़ी कृष्ण की भक्त थी और काफ़ी सारा हमें वांचन करके सुनाती थी, भगवद गीता और बहुत सारे पुस्तक। और हम लोग गुजराती मीडियम में पढ़े थे, तो सारे भाई बहन जो थे उनको सबको भगवान की तरफ कैसे मुड़ना चाहिए उन्होंने सिखाया था। आगे जाके बढ़ते प्रोफेशन में गई तो थोड़ा सा आना कम हो गया क्योंकि समय नहीं मिलता था। लेकिन अभी बहुत थोड़े समय पहले मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे संत जो गौरांगदास प्रभु जी यहाँ से वृंदावन से हैं उनसे हुई और काफ़ी समय ब्रजभूमि के बारे में बातचीत करते करते अभी ब्रजभूमि से इतना लगाव हो गया है कि बार बार आने को मन करता है। तो बोलते हैं ना, कहाँ पे एक जगह पे एक बीज बोया गया है और अभी आज बीज वो अच्छा एक वटवृक्ष बन गया है और बार बार वृंदावन आने को मन करता है, परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा करने मन करता है। और भगवद गीता में जब हम पढ़ते हैं कि कृष्ण की लीला जो देखते हैं, तो वो कृष्ण की लीला में ये जो गोवर्धन पर्वत है वो सबसे बड़ा है। और अभी 3-4 साल पहले हमने जो कलामिटी फेस की है कोरोना वायरस जैसी, उसमें शायद ये जो हमारे सारे धर्म स्थल है वो काफ़ी सारे पॉजिटिविटी और वाइब्रेशंस देते हैं। तो मुझे एज अ पर्सन ऐसा लगता है कि ये जो सारे जन्मभूमि है जहाँ पे कृष्ण विराजमान है, वहाँ अगर जाने से जो एनर्जी होती है ना, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। तो वो शायद वो एनर्जी मुझे यहाँ से इतनी मिलती है मेरे काम करने के लिए, इसलिए मुझे बार बार यहाँ आने को मन करता है। अगर आपके शिक्षा की बात करें तो क्या क्या शिक्षा आपने ग्रहण की है और क्या कार्य करती हैं आप? मैंने ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी किया है नायर अस्पताल से बम्बई में। मैं एक्चुअली बनना चाहती थी डॉक्टर, क्योंकि हमारे फैमिली में हम फार्मर फैमिली से थे, खेड़ूत। तो पापा जो थे उनको खेड़ूत का काम नहीं करना था, तो वो बम्बई चले गए थे और उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था और शायद कुछ कारण से वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। तो उनकी सारी इच्छाएं जो थी, बड़ी बेटी मेरे में आ गई थी, तो वो चाहते थे कि मैं एक कुछ अच्छा एजुकेशन लूँ। तो मैं बचपन से ही मुझे मन था डॉक्टर बनने का।
पर किसी कारण से जब रिज़ल्ट आया तो बम्बई में एडमिशन मिलना मुश्किल था मेडिकल प्रोफेशन में। उस टाइम मैं 32 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मिल रहा था एडमिशन बाहर गाँव, तो पापा और मम्मी को छोड़ के जाने का मन नहीं था। तो इसलिए मुझे ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी में ऑप्शन मिला। तो मैंने सोचा कि ये प्रोफेशन में मैंने सुना भी नहीं था और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। मुझे जब एडमिशन मिला तब करीब पूरे बम्बई पूरे इंडिया में 65 सीट्स ही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि कुछ शायद अलग सा करने ने भगवान ने मेरे लिए सोचा है, तो चलो मैं ये प्रोफेशन को ले लूँ, फिर आगे जाके देखेंगे। और लोगों के साथ काम करना, उनकी सेवा करना, जो बचपन से सीखा था, शायद इस प्रोफेशन में आके मुझे बहुत सारा सीखने मिला। हम जो कम सुनने वाले बच्चे होते हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चों को जिनको स्पीच हियरिंग वॉइस का प्रॉब्लम होता है, तो वो सब से हम इस प्रोफेशन में डील करते हैं। पैरालिटिक पेशेंट है, जिनको हियरिंग सुनाई कम देता है, एडल्ट पेशेंट को, वो सब के लिए हम काम करते हैं हमारे प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में आने के बाद जो बोलते हैं ना, मैंने जो मेडिकल डॉक्टर बनने का, जो जनरल सर्जन बनने का जो सपना था, वो सपना तो नहीं पूरा हुआ, पर ये सपना कुछ अलग ही पूरा हो रहा है कि जो बचपन से समाज सेवा करने की जो इच्छा थी वो मैं अब कर पा रही हूँ। और ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, इवन ज़ीरो। मुझे किसी ने सुना भी नहीं था इस प्रोफेशन के बारे में, और मैंने ये प्रोफेशन लिया और आज 32 साल हो गए। और दुनिया की हियरिंग हेल्थ एडवोकेसी है जिसमें 10 जन है, उसमें मेरा समावेश है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी के कमेटी में भी मुझे शामिल किया गया है। WHO का जो मेक लिसनिंग सेफ अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। और कोएलिशन ऑफ ग्लोबल हियरिंग हेल्थ करके एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कम सुनने वाले बच्चों के लिए काम करता है, तो उन्होंने हियरिंग हेल्थ एडवोकेट इंडिया के लिए मुझे बनाया है। तो एक शुरुआत जो थी अनिश्चित थी, मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, बट आज सही में इस प्रोफेशन में आके मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। शायद वो भगवान की ही कृपा थी कि मुझे इस प्रोफेशन में लाया जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों की सेवा करती हैं, जो बच्चे आपके पास आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मेरा काम करने का जो समय है 32 साल हो गया। मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करती थी जहाँ पे कम सुनने वाले बच्चों के लिए हैप्पी की जाती थी, और मैं एक ENT सर्जन डॉक्टर जयंत गांधी के साथ काम कर रही थी। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मेडिकल ऑपरेशंस और सब देखने मिलता था। तो जब कम सुनने वाले बच्चों की सुनाई, हम सोचते हैं कि जो बच्चा डेफ है वो डम है, पर एक्चुअली डेफ यानी उनकी सुनाई कम है, पर सुनाई होती है। मैंने 32 साल में नहीं देखा कि सुनाई ना हो। उनकी सुनाई 10%, 20%, 30% होती है, लेकिन वो भाषा नहीं सुन पाते हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। तो करीब 2004 से पूरे वर्ल्ड में जो बच्चे अस्पताल से निकलते हैं उनकी सुनाई की स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे बचपन से ही अगर पता चले कि उनकी सुनाई कम हो और कितने अंश में कम है, 10%, 15% है, तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। आज हम देखते हैं कि फ़ोन में टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जगह पे टेक्नोलॉजी है, वैसे इस हियरिंग एड में भी टेक्नोलॉजी है कि हम बच्चों को नियर नॉर्मल सुना सकते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट में मैं काम करती थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारा रिसर्च वर्क करने मिलता था। तो मैं अलग अलग बच्चों को अलग अलग हियरिंग एड से ट्राई करके उनकी सुनाई को नियर नॉर्मल लाने की कोशिश करती थी, और फिर उनके लिए रिहेबिलिटेशन यानी उनको भाषा सिखाना, स्पीच सिखाना, वो सब काम करती थी मैं। और फिर वो काम करते करते मैंने देखा कि इन बच्चों को काफ़ी नियर नॉर्मल तक लाया जा सकता है। आपने सुना होगा हियरिंग डिसेबिलिटी है वो ऐसी डिसेबिलिटी है जो दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल। तो
उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया है, इसलिए मैंने उनको सुनाई देना शुरू किया, उनके साथ काम करना शुरू किया। और काफ़ी सारे बच्चे आज इंटीरियर डिज़ाइनर, पीएचडी, इंजीनियर्स, बहुत सारे प्रोफेशन में है और नियर नॉर्मल लाइफ जीते हैं और अपने परिवार को संभालते हैं। तो करीब 32 साल में मैंने करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को हेल्प किया होगा। अच्छा। और 2004 में हमने एक जोश फाउंडेशन करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। वो ऑर्गेनाइजेशन में हमने शुरुआत की थी क्योंकि 2004 में मुझे डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था और वहाँ पे सारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे नियोनेटल स्क्रीनिंग हो रही थी उसकी बात हो रही थी। तो मुझे पूछा गया कि भारत में कितना होता है और मेरे पास कुछ जवाब नहीं था, इसलिए मैंने आके सारे डॉक्टर्स से बात करके मैं जिनके साथ काम करती थी उनके साथ मिलके हमने ये जोश फाउंडेशन शुरू किया। और पहले तो हमने सिर्फ अवेयरनेस पे काम किया, लेकिन जब हम स्पेशल स्कूल से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आते थे जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और जिन बच्चों को हम ट्रीट कर रहे थे जो नॉर्मल की ज़िंदगी जी रहे थे, उनको हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म के लेके आए। तो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि उनकी सुनाई भी हमारे जैसे ही कम है, लेकिन वो कितना अच्छा कर रहे हैं और हम क्यों अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। यानी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमारे जो फिलैंथ्रोपिक डोनर्स और सब थे तो उन्होंने हमें बताया कि क्यों इन बच्चों को भी हेल्प किया ना जाए। तो आज 2007 में उसकी शुरुआत हुई। हमने सब अंडर प्रिविलेज बच्चों को उनकी सुनाई के हिसाब से कान की मशीन दी और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए ट्रेन किया और आज करीब 1700 से ज़्यादा बच्चों को हमने कान की मशीन दी है और उसमें से 25% बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल एजुकेशन बनाई आपने। यस। ये जोश कहाँ से आता है, कौन देता है इतना जोश? ठाकुर जी देते हैं, ठाकुर जी देते हैं। मैंने एक अभी ही बहुत एक अच्छा पिक्चर देखा था, उसमें क्या लिखा था कि डोंट बी अफ्रेड टू बी अ ट्रेडिशनल वुमन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारा जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड है वो हमारा बेस है, हमारी नींव है और जो संस्कार है, जो लोगों के लिए प्रेम है, वो सब हमारे भारत में है। और हम क्या करते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी से आज हमारे भारत में 130 मिलियन लोग रह रहे हैं। आज अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को हमें फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ में हमारे पास जो नींव है, जो ट्रेडिशनल है, उसको भूलना नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जो ठाकुर जी है, हर एक व्यक्ति को यहाँ पे जन्म दिया है कुछ पर्पस के साथ। अगर वो पर्पस पूरा नहीं किया और ऊपर चले गए तो क्या मतलब है। तो वो जो शायद ठाकुर जी से ही आ रहा है। भगवान भेजते ही इसी वजह से ही हैं सेवा करने के लिए। तो आप बताइए WHO से आप कैसे जुड़ी और क्या दायित्व है आपके पास WHO का, और किस किस ने आपको सम्मानित किया गया है? WHO में हमारा जोश उन्होंने एक फोरम शुरू किया है, वर्ल्ड हियरिंग फोरम, और उसमें अलग अलग कंट्री के सारे मेंबर्स हैं। तो जोश फाउंडेशन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड हियरिंग फोरम का एक हिस्सा है। और वर्ल्ड हियरिंग फोरम ने एक 4 कमेटी बनवाई है। एक जो वर्ल्ड हियरिंग रिपोर्ट पे काम करती है, दूसरी जो मेक लिसनिंग पे काम करती है, तीसरी वर्ल्ड रिपोर्ट बनाती है और वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट करती है, और चौथी जो है वो जो कम सुनने वाले बच्चे हैं, उन्होंने जो चैलेंज लेके आगे बढ़े हैं उनके बारे में है। तो ये सारी कमेटी है पूरे वर्ल्ड के, सब ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं मेक लिसनिंग के ऊपर, उनका जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके ऊपर काम करती हूँ। और मुझे सम्मानित किया गया था 2012 में। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी जो है उसमें करीब 13,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, और जो हर साल वो अपनी कॉन्फ्रेंस में जो भी अलग अलग एरिया में काम करते हैं उन 7 लोगों को सम्मानित करते हैं, 13,000 में से 7 को।
और 2012 में मुझे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से उन्होंने सम्मानित किया था, जो मैंने कम सुनने वाले बच्चों के लिए भारत में जो काम किया उसको, वो काम को उन्होंने सराहा था। बहुत सुंदर। अब आप बताइए, आप किताब भी लिखती हैं। यस। तो क्या थॉट्स हैं उस किताब में? तो मैंने सबसे पहले 2007 में जब भी मैं क्लिनिक में ऐसे अकेली बैठती थी, तो जो भी बच्चे आते थे उनके साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस होता था तो वो मैं पेपर पे लिखती थी। फिर एक बार मैंने 3-4 आर्टिकल लिखने के बाद एक जर्नलिस्ट थे अपूर्व दवे जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि हम क्यों नहीं ये जो आपकी 2 थॉट है वो लोगों तक पहुंचाए तो ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो हम जन्मभूमि प्रवासी के एडिटर जी को श्री कुंदन भाई से मिले, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को उससे बहुत सारा फ़र्क पड़ जाएगा, जानने को मिलेगा कि आप कैसे बच्चों के साथ काम करते हो। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी 2007 में और मैंने करीब 40 आर्टिकल की एक सीरीज़ लिखी। मेघधनुष करके एक आता था। तो वो जब 40 से 50 आर्टिकल हो गए तो कुंदन भाई ने बोला क्यों तो पुस्तक नहीं बनाती है। तो सबसे पहला पुस्तक मेरा चालो बधीरो ने सांभळता करिए गुजराती में आया। फिर मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, खुद सुना अपने। तो वो जो कम सुनने वाले बच्चों का जब डायग्नोसिस होता है और वो एजुकेशन लेते हैं, वोकेशनली ट्रेनिंग लेते हैं, उसको क्या क्या किया जा सकता है, पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं और कितनी आसानी से इसकी डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने पूरा लिखा था। वो प्रोफेशन के ऊपर था। पर ये जो स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मक का जो प्रचार, यस, अभी 6 अप्रैल को मैं 4 बुक पब्लिश कर रही हूँ, 2 इंग्लिश में, एक गुजराती और हिंदी। और उसके पहले सकारात्मकता का प्रचार गुजराती में और इंग्लिश में मैं कर चुकी हूँ। तो जब कोरोना वायरस आया और मैं सब बच्चों की ऑनलाइन थेरेपी ले रही थी, तो सब बच्चे बहुत डिफ़िकल्ट फील कर रहे थे बिकॉज फिज़िकली हम प्रेजेंट नहीं थे। तो उनको देख के मुझे लगा कि कोरोना वायरस में हम छोटी छोटी बात से पैनिक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। और ये जो स्पेशल बच्चे हैं, जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी स्पेशल चैलेंज बच्चे ने कमिट सुसाइड किया हो। अच्छा, कभी नहीं सुना होगा। नहीं। और ठाकुर जी की बात से एक बताती हूँ, 2 लाइन है, मुझे बहुत पसंद है। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। यानी ठाकुर जी को भी इन बच्चों से काफी लगाव था और चाहते थे कि वो अपनी दुनिया देखे। तो मैंने देखा कि ये स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं, इतनी स्ट्रगल करके जब जन्म लेते हैं तब से स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। एक बार भी नाखुशी नहीं होती उनके मुंह पर, और वो जो नॉर्मल जैसे उनके साथ बिहेव करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, कभी उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होता है। तो हम क्यों डर रहे हैं? तो मुझे इन स्पेशल बच्चों के साथ जब मैं काम करती हूँ, उससे जो इंस्पिरेशन मिलती है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, वो सारी मैं अपनी किताब में डाल रही हूँ। और अभी तक मैंने करीब 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, और इंग्लिश में और गुजराती में भी करीब 200 हो जाएंगे, और अभी हिंदी में भी पब्लिश होने जा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो इस आर्टिकल के साथ मैं जितना पॉजिटिविटी पूरे अपने भारत में फैला सकूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी तक आपने अपने काम के बारे में बताया, लेकिन ये बताइए, जब से आप वृंदावन और ब्रज भूमि से जुड़ी हैं, तब से ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं आपके साथ की हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हूँ। तो वो तो ठाकुर जी की कृपा ही है कि मुझे गाइडेंस देते हैं कि मैं ये कर लूँ काम, वो कर लूँ काम। दूसरा, एक छोटी सी मैं बात बताती हूँ कि मैं नाथद्वारा गई थी। मुझे बहुत मन था, मेरे घर पे लालन स्वरूप है, मैं उनका श्रृंगार और उनको साज सजाना और सब करती हूँ जब सुबह उठ के, और जब भी समय मिलता है तो ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। मेरे मित्र है गौरांग दास जी, उनसे बातें करते रहती हूँ।
एक बार परिक्रमा करते करते उनसे इतनी सारी बातें मुझे सुनने मिली, तो मुझे लगा कि कृष्ण की लीलाएं कैसी है कि हम अगर एक उनको सोच ले और उनको समर्पण कर दे तो भगवान हमारे साथ ही है। दूसरा एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं कृष्ण जी के साथ मेरे घर पे राधा स्वरूप भी लाना चाहती थी। तो मैं नाथद्वारा गई और मैंने वो कृष्ण जो एक शॉप थी उसमें पूछा कि आपके पास राधा जी का स्वरूप है। तो ज़्यादा करके पूरे श्रीनाथ जी में राधा स्वरूप इतना जल्दी से मिल नहीं जाता है। वो बोले कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन आप शाम को वापस आए, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं वापस आई शाम को, तो इतना सुंदर स्वरूप राधा जी का मुझे मिला और उनके श्रृंगार भी थे, सब कुछ था। उनके पाँव भी जो लाल जो होते, एक जो महावर लगा हुआ, हाँ वो लगा हुआ था। तो इतना सुंदर स्वरूप मुझे मिलेगा ठाकुर जी का, और इतना हंसता स्वरूप, इतने अच्छे से स्माइल कर रहे थे। तो आई थिंक ये ठाकुर जी की ही लीला थी। और गौरांग प्रभु जी से मैंने एक बात सीखी है कि अगर आप अपने आप को समर्पण कर दो भगवान के लिए, तो भगवान खुद रास्ता दिखा देते हैं। तो शायद आज जो भी मैं कर पा रही हूँ, जो भी रास्ते मैं ढूंढना चाहती हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने फिल्म्स भी बनाई लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, जो थिएटर में लाना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें शायद ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि ठाकुर जी की आशीर्वाद से मैं जो कम सुनने वाले बच्चों के लिए काम करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। और हमारे भारत में 6.3% पॉपुलेशन जो है कम सुनता है, और उसमें से 40% बच्चे हैं। तो 40% में से करीब 10% को ही सुनाई अच्छी मिल रही है, यानी बहुत सारा काम है। तो मुझे ठाकुर जी इतनी ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ और उन बच्चों की जीवन को सुधार सकूँ। जैसे और बच्चे जो होते हैं जो आपसे नहीं जुड़े हैं, वो कैसे जुड़े और आप उनकी सेवा कैसे करेंगी? एक तरह से जुड़ाव जो है, मैंने जो पुस्तक लिखी है कुछ सुना अपने, वो मैं सारे जो कम सुनने वाले बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ तो मेरा पुस्तक तो पहुंच पाएगा। दूसरा, हमारे जोश फाउंडेशन में अभी भी पूरे भारत से किसी बच्चे को सुनाई कम है और मदद चाहते हैं। फ़िलहाल ही एक लड़का लखनऊ से आया था जो जर्नलिस्ट है, उनको मैंने बहुत साल पहले मदद की थी, और आज वो इलेक्शन कैंपेन में भी जुड़ गया है और अच्छा सुन रहा है। तो पूरे भारत से जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेजता है, मैं कोशिश करती हूँ उनको मदद करूँ। और बहुत सारे कॉर्पोरेट है, उनमें भी पता है, और रिज़ल्ट जो डेवलप हुआ है तो वो लोग भी आगे आते हैं मदद करने के लिए। तो कभी भी कुछ भी काम हो और किसी ने मुझे अप्रोच किया है और ना हुआ हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, और शायद आगे ठाकुर जी की कृपा से नहीं हो, ऐसा दिक्कत हो। जैसे आपने बताया एक बच्चे की मदद की, वो पत्रकार बन गया, तो और बच्चे क्या क्या बने हैं अब तक? इंजीनियर्स हुए हैं, PhD हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन में है, सोशल इंटरप्रेटर है। और एक बात बताऊं, ये सारे भी भगवान से इतने अच्छे से जुड़े हैं कि क्या बताऊं। अब चलते चलते अब बताइए कि आपके आगे की क्या प्लानिंग है? मैं चाहती हूं कि हमारा ये जो डिस्कशन हो रहा है, अगर जो भी सुनता है और उनके सामने कोई भी जो कम सुनने वाला बच्चा आता हो और उनके मदद की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली हमें अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पूरा हमारा भारत है आज टिका हुआ है भगवान की कृपा से। और मुझे लगता है कि एक बहुत सारा अच्छा वाक्य मैंने कहाँ पे सुना था कि अगर आपके साथ आपका एजुकेशन है, अगर आपके साथ आपकी कम्युनिटी है, आपकी कंट्री है, आपके पेरेंट्स है और भगवान की ब्लेसिंग्स है, और उसके साथ सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जुड़ जाए, आत्मविश्वास जुड़ जाए, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को जो सुन रहे हैं वो सब अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़े,
अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाए और कुछ बनने की कोशिश करे और साथ में सबको साथ में लेके चले। बहुत सुंदर। आपने एक भजन भी लिखा है, क्या है उस भजन में ऐसा? कृष्ण से लगाओ, कृष्ण से प्रेम के ऊपर कोरोना के समय में मैंने ये सॉन्ग लिखा था और फिर मैंने जाके ललित पंडित जी से बात की, मैंने ये सॉन्ग लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ये सॉन्ग पे म्यूज़िक बनाते हैं। म्यूज़िक बना और फिर मैं जब उनके पास गई कि हम किस सिंगर को ये सॉन्ग गाने के लिए बोलेंगे, बोलते कोई नहीं करेगा, तुझे ठाकुर जी से लगाव है, तुझे ठाकुर जी से प्रेम है, तो वो प्रेम छलक के तेरे गीत में ही आना चाहिए। तो वो गीत मैंने ही लिखा है और मैंने ही गाया है और आज स्पॉटिफाई, हंगामा सब जगह पे है। सॉन्ग एक कृष्ण के प्रति एक प्रेम है। राधा चली पनघट पर भोर भयो सो लागे, राधा चली पनघट पर भोर भयो सो लागे, बांसुरी काना की सुर रे लावे, बांसुरी काना की सुर रे लावे, छेड़ जाते दिल तार धागे, राधा चली पनघट पर भोर भयो सो लागे। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे। अब ये आपके लिए। थैंक यू।